आज हम पढ़ेंगे 11वीं फिजिक्स में पास्कल का जो नियम है उसका जो है द्वितीय अनुप्रयोग। ठीक है, पहला अनुप्रयोग देख चुके थे द्रव चालित लिफ्ट के लिए। अब बात करते हैं द्रव चालित ब्रेक। द्रव चालित ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर आधारित एक अनुप्रयोग है जिसकी क्रियाविधि जो है द्रव चालित लिफ्ट की ही भांति है। ठीक है, इसकी सहायता से द्रव चालित ब्रेक की सहायता से हम जैसे बड़े बड़े कार, मोटर, ट्रक, ये जो भारी वाहन है इनकी गति को नियंत्रित किया जा सकता है या इन्हें ब्रेक लगाकर इनको रोका जा सकता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, हम कम बल लगा के ज्यादा से ज्यादा भारी वस्तुओं को हम उठा सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, कम बल लगा के ब्रेक लगा के हम भारी वाहनों को जैसे ट्रक, कार, बस हो गया, इनकी जो गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत है द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पे आधारित है। इनकी संरचना की पहले बात कर लेते हैं। संरचना में क्या है, देखिए ये जो है द्रव चालित ब्रेक का एक संरचना मैंने बना दिया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रेक पैडल है। ठीक है, ब्रेक पैडल जैसे कि मोटरसाइकिल का हम बनाए हैं, एक चित्र है, समझ लो। ये हमारा पैडल हो गया जो हम पैर जिस पे रखे हुए रहते हैं, एक लीवर के द्वारा जुड़ा रहता है, एक लीवर सिस्टम रहता है जिसमें क्या है, अगर हम पैडल हटाते हैं तो पैर हटाते हैं तो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है। ठीक है, जो ब्रेक पैडल भी जो है एक लीवर सिस्टम से जुड़ा होता है। ये जो लीवर सिस्टम है एक मेन सिलेंडर होता है। सबसे उसके नजदीक में एक मेन सिलेंडर होता है, इसको हम बोलते हैं मुख्य सिलेंडर या मेन सिलेंडर। ठीक है, उसमें क्या भरा होता है, एक आयल, जो असंपीड़ित आयल जो रहता है उसमें भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो मेन सिलेंडर है, एक अन्य सिलेंडर जैसे कि दो सिलेंडर किसमें थे द्रव चालित लिफ्ट में, एक सी सिलेंडर बीच जोड़ने वाला, उसी प्रकार के एक दूसरा सिलेंडर टी रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये सिलेंडर से होते हुए एक गतिपालक सिलेंडर, ठीक है, व्हील सिलेंडर जो रहेगा डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, जो मेन सिलेंडर से एक ट्यूब के द्वारा या फिर एक अन्य सिलेंडर के द्वारा जुड़ा रहता है। अब जो है जो गतिपालक सिलेंडर या जो व्हील सिलेंडर है उसमें जो है दो पिस्टन लगे होते हैं। ठीक है, P1 और P2 पिस्टन लगे होते हैं, जबकि मुख्य सिलेंडर में केवल एक पिस्टन लगा होता है। मुख्य सिलेंडर का जो पिस्टन जो होता है वो जो होगा साइज में या उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है, जबकि जो व्हील सिलेंडर W में जो लगे हुए पिस्टन जो P1 P2 होते हैं उनके साइज अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। जो सिलेंडर W व्हील सिलेंडर जो है उसमें जो लगे हुए पिस्टन है वो ब्रेक शू S1 और S2 से जुड़े होते हैं तथा S1 S2 ब्रेक शू जो है एक स्प्रिंग S के माध्यम से जुड़ा रहता है ताकि वो अपनी स्थिति पे बने रहें, एक स्प्रिंग S के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो एक दूसरा ट्यूब जो लगा हुआ है वो क्या करता है, ये हो गया हमारा एक व्हील के लिए, एक चक्के पहिए के लिए हो गया। ये जो है आगे बढ़ के फिर से एक ऐसी ही प्रक्रिया इसके आगे जाके और लगा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संरचना की हम बात करें। अब हम इसकी कार्यविधि की बात करते हैं। कार्यविधि में क्या होता है, जब हम ब्रेक पैडल से बल लगाते हैं, पैर को दबाते हैं, दबाव डालते हैं, तो ये जो लीवर जो है, लीवर के माध्यम से पिस्टन पी जो है अंदर की ओर जाता है। अंदर की ओर जाने से जो संपीड़ित आयल है, इसमें हम ऑयल भर के रखे रहते हैं द्रव के जगह में। ठीक है, ये आयल क्या होता है, पिस्टन जब अंदर धंसता है या अंदर घुसता है तो आयल पे दबाव डालते हैं। दबाव मतलब प्रेशर जो डालेगा, ये जो है प्रेशर जो आगे रिलीज होते हुए कहाँ जाएगा, व्हील सिलेंडर में जाएगा। तो पास्कल के नियम के अनुसार जितना दाब हमने यहाँ पे डाला था वो आयल से होते हुए व्हील सिलेंडर में चला जाता है। अब चूंकि हमारा मेन सिलेंडर का एरिया छोटा था और जबकि व्हील सिलेंडर का एरिया ज्यादा है, तो हमारे द्वारा लगाया गया जो बल होगा, अधिक बल, परिणामी बल जो होगा बढ़ी हुई मात्रा के साथ पिस्टन P1 और P2 पे आता है। तो ये आयल जब यहाँ से प्रेशर होकर इस एरिया में आता है तो ये आयल जो है इधर फैलता है। आयल फैलने से पिस्टन P1 और P2 जो है इधर सरकेंगे। ठीक है, इस तरफ आ जाएंगे। जब ये आयल इधर आएगा, ये पिस्टन P1 इधर और ये P2, तो जो है ब्रेक शू S1 और S2 को जाके वो धक्का देगा। जब ये S1 S2 जो है ब्रेक शू S1 S2 जाके जो गति पालक जो पहिया या जो हमारा जो टायर है उसके जो रिम में जाके वो घुस जाती है या फिर रिम में जो है घर्षण उत्पन्न करते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, जो पहिया जो घूम रहा होता है वो रिम पे जब टकरा के या उस पे दबाव डाल के क्या है उसको रोकने का कार्य करता है। जब रुकेगा, ठीक है, रुक जाएगा। और इस प्रकार से जो भी वाहन है जिसमें द्रव चालित ब्रेक लगा हुआ होता है, और सभी जो है आज के मॉडर्न टाइम में जितने भी वाहन होते हैं उसमें जो है ऑयल ब्रेक लगा ही होता है। ठीक है,
अब उसके बाद जैसे ही क्या होता है, हम ब्रेक पैडल से हटाते हैं, वाहन तो रुक गया। अब क्या होता है, ब्रेक हटाते हैं तो ये जो स्प्रिंग जो है S1 S2 जो है रिम में जाके घुस गए थे, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाते हैं। प्रारंभिक स्थिति पे आते हैं तो पिस्टन P1 P2 अपनी जगह में आ जाएंगे, यहाँ से ऑयल होके फिर से चला जाएगा और ये पिस्टन वापस अपनी जगह में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी एक कार्यविधि है जो पास्कल के नियम पे आधारित है, ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम बात करते हैं तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। कहने का मतलब ये है, तरल दाब मतलब कि जब तरल है, ठीक है, किसी पात्र में स्थित है और तरल के साथ साथ गुरुत्व क्या प्रभाव डालता है, तरल के दाब में क्या वृद्धि करता है या कमी करता है या कैसे डिपेंड रहता है, इसके बारे में समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पात्र में द्रव भरा हुआ है जिसका घनत्व d है, ठीक है। इस पे जो है h ऊंचाई का एक बेलन है जिसके दो बिंदु हैं, वृत्तीय फलक जो है P और Q है, उनके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल जो है फलक P व Q के जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, एक समान है, a के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बेलन के तीन भाग होते हैं, दो वृत्तीय पृष्ठ होते हैं और एक वक्री, लेकिन वक्री पृष्ठ पे जो लगाया गया पुल बल जो होता है वो बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर स्थित है और इधर जो लगाया गया बल या इस दिशा में लगाया गया बल बराबर रहेगा, अर्थात वो संतुलन होता है। तो केवल हम बेलन की वृत्तीय पृष्ठों की बात करेंगे, क्योंकि एक वृत्तीय पृष्ठ क्या ऊपर की ओर है और दूसरा वृत्तीय पृष्ठ नीचे की ओर। ऊपर की ओर लगने वाला बल जो होगा इस इतने जल के लिए लागू होगा, इसलिए हो सकता है कम है, और इधर नीचे की ओर लगने वाला बल ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो गहराई पे रहता है ना। तो हम वृत्तीय पृष्ठों की बात करेंगे, वक्री पृष्ठों की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं द्रव के अंदर इस काल्पनिक बेलन का भार, द्रव के अंदर इस बेलन का जो भार कितना होगा, तो बेलन का भार किसके बराबर होगा, उस बेलन में उपस्थित द्रव के द्रव्यमान के बराबर होगा या फिर उसके भार के बराबर होगा। इस बेलन में कितना द्रव भरा हुआ है, कितना लिक्विड भरा हुआ है, तो वो किसके बराबर हो गया, द्रव का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, इसके बराबर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि F का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है। तो लगने वाला जो भार या बल जो होगा वो कैसा होगा, m इंटू जी। तो द्रव का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बाद द्रव्यमान किसके बराबर होता है, द्रव्य का आयतन और किसके बराबर होता है, घनत्व, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण, ये हो गए। तो मान लेते आयतन क्या है, v है, ठीक है, और घनत्व कितना है, d, और गुरुत्वीय त्वरण है g, ठीक है। आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई और क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह हम क्या लिख देंगे, a इंटू एच डी जी। यहाँ पे बता देंगे v का मान क्या होगा, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये क्या है, आयतन के बराबर है। तो ये हो जाएगा द्रव के अंदर बेलन के भार, ठीक है, द्रव के अंदर जो है उस बेलन का जो काल्पनिक भार के बराबर हो गया। अब यह भार जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा, क्योंकि बेलन में पानी भरा हुआ है और गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की ओर उसको दबा के रखना चाहेगा, खींच के रखेगा। तो जो ये जो लगने वाला जो बल है द्रव के अंतर्गत जो भार है वो कैसा रहेगा, नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे नीचे की ओर जो लगने वाला भार, ठीक है। अब मान लेते हैं जो दो बिंदु है हमारे पास, दो फलक हैं उस सिलेंडर के P1 और Q, ठीक है। तो मान लेते हैं जो P पर फलक P पर जो लगने वाला दाब है द्रव की वजह से इस सिलेंडर पर बिंदु P पे लगने वाला दाब को हम मान लेते हैं P1 और Q पे लगने वाला दाब जो है, लगने वाला दाब P2 है, ठीक है, ऊपरी फलक की ओर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब जो है बिंदु P और Q पर जो दाब क्रमशः P1 और P2 है, ये बिंदु P पर जो दाब है वो मान लेते हैं P1 और Q पर जो दाब है वो है P2, ठीक है। तो बिंदु P पर जो होगा नीचे की ओर दाब लगेगा, ठीक है। बिंदु P पर नीचे की ओर लगने वाला जो बल है वो सिलेंडर को नीचे धक्का देगा। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो P पर लगने वाला दाब को हमने P1 माना है, इंटू क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह बिंदु Q पर ऊपर की ओर लगने वाला बल
ऊपर की ओर बिंदु Q पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ये है F2 के बराबर, ठीक है। इसका मान हो जाएगा P2 इंटू ए, ठीक है। आया समझ में। इसको जो हम देंगे F1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। किंतु अगर द्रव संतुलन की स्थिति पे है, द्रव में बहाव नहीं है, संतुलन की स्थिति में है, तब बेलन पे लगने वाले जो परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर द्रव जो है संतुलन में है हो तो बेलन पर परिणामी बल नियत होगा, ठीक है। कैसे नियत होगा, देखो हम क्या क्या बल लग रहा है, एक बल लग रहा है F1, ठीक है, इधर नीचे की ओर लग रहा है। दूसरा बल है F2, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। और एक है सिलेंडर का भार या फिर द्रव के अंदर बेलन का जो भार है उसका मान क्या है, AH dg बराबर 0, ठीक है। मतलब तीनों का मान नहीं आता। अब यहाँ पे F2 को माइनस क्यों रखें, क्योंकि वो ऊपर क्यों लग रहा है, जबकि F1 और बेलन का भार नीचे की ओर है, इसलिए दोनों धनात्मक है, जबकि F2 क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। अब इनके मानों को क्रम से रख लेते हैं। F1 का मान था P1A, F2 का मान है P2A और इसका मान है AH dg, ठीक है। यहाँ तक क्लियर करते हैं। इसको जो है पक्षांतर कर देते हैं तो क्या होगा, AH dg बराबर में क्या हो जाएगा, P2A प्लस में क्या हो जाएगा, ए माइनस में P1A, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं P2 माइनस P1, ठीक है, इंटू A बराबर में AH dg, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। A और A कट जाएगा तो P2 माइनस P1 का मान कितना हो जाएगा, H dg, ठीक है। ये एक समीकरण हमें प्राप्त होता है, जिसको हम समीकरण 1 देते हैं। देखिए यहाँ पे P2 माइनस P1 क्या है, दाबांतर को बता रहे, दाब में अंतर हो, कहाँ के, बिंदु P और बिंदु Q के दाब में अंतर है, जो किन किन बातों पे निर्भर करता है, उनकी ऊंचाइयों पे, अर्थात दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियों पे डिपेंड करता है। ये जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पे पानी का जो घनत्व है या द्रव का, और एक है गुरुत्वीय त्वरण। तो यही यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, G आ रहा है। यही बता रहा है कि तरल दाब पे गुरुत्व का प्रभाव, तो तरल दाब पे गुरुत्व का प्रभाव रहता है, मतलब G का मान यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा गहराई होगा G का मान बढ़ेगा, क्योंकि H का मान बढ़ रहा है, और दाबांतर भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा समझ में। इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ पे अगर समझाना चाहें तो कैसे होगा कि द्रव के अंदर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित बिंदुओं, ठीक है, द्रव के अंदर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पे दो बिंदु है, कौन, P और Q है, ठीक है। बिंदुओं के बीच एक दाबांतर होता है, तथा यह दाबांतर किन किन बातों पर निर्भर करता है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी, द्रव का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है, ठीक है। ऐसा समझ में। अब अगला टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल टॉपिक, वायुमंडलीय दाब या फिर वायुमंडल। देखिए हमारी जो पृथ्वी सतह से जो कम से कम 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो सतह को एक वायुमंडल है, ठीक है। मतलब बहुत सारे वायुओं का मिश्रण है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन है 20%, अन्य कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, सोडियम क्या बोलना चाहिए, ऑक्साइड, ये सब है। ये सब क्या है, वायुमंडल कहलाते हैं, ठीक है, वायुमंडल कहलाते हैं। और वायुमंडल का भी एक दाब होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसको हम व्यावहारिक तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि जो वायुमंडल एक सागर है, पूरे पृथ्वी सतह पे चारों तरफ जो पृथ्वी के जो सतह पे वायुमंडल घिरा हुआ है, तो वायुमंडल एक सागर है जिसकी तली पे हम रहते हैं। उसके जो सतह पे क्या है, सबसे नीचे सतह पे कौन रहता है, ये मनुष्य और जो सभी जीव जंतु हैं वो रहते हैं इस वायुमंडलीय सागर में, ठीक है। तो वायुमंडल द्वारा क्या करता है, अभी समुद्र के द्वारा जैसे जल जो है अपना दाब आरोपित करता है, जो सतह पे क्या होगा, सबसे अधिक होगा, उसी प्रकार ये वायुमंडल की जो गैस होंगी वो भी दाब डालेंगे और सतह पे उसका एक दाब रहेगा। इसे ही क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तथा वायुमंडल का जो घनत्व होता है, जैसे पानी का घनत्व है, तो पानी का घनत्व तो लगभग बराबर होता है, लेकिन वायु का जो घनत्व होता है, जैसे कि ये हमारा सतह हो गया, ये हो गया गैसों का दाब, तो जो घनत्व जो है गैसों का जो घनत्व है या वायु का घनत्व जो नीचे जो है सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हम ऊंचाई में जाएंगे, दाब का मान घनत्व का मान कम होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जो होता है
इसका जो पृथ्वी तल पे जो इसका मान है वो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। जो दाब का जो मात्रक होता है साधारण, वही जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है 10⁵ न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। या फिर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये किसके बराबर है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर, एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब को जो है हम 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन मीटर का स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक के देख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसका, इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने कम से कम 200 ईसा वर्ष या 250 ईसा वर्ष पूर्व आर्किमिडीज ने क्या किया था, द्रव के कारण किसी वस्तु पे लगाए गए उत्प्लावन बल और वस्तु के भार में कमी के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन किया और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उनके अनुसार क्या है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी का अनुभव होता है, ठीक है। जैसे आप साधारण देखिए, जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो जब वो पानी में डूबा रहता है तो अपने वास्तविक भार से कुछ कम भार महसूस होता है, और जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो हमें उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो भार में जो कमी है वस्तु द्वारा द्रव को अपनी सतह से, जिस सतह पे द्रव पे है उसको हटाने में जितना द्रव हटाया गया उसके बराबर होता है। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है कि जो द्रव जो है जब कोई वस्तु द्रव में डूबा हुआ रहता है तो उसके भार में जो कमी होता है वस्तु द्वारा उस सतह से हटाए गए जल के भार के तुल्य होता है, ठीक है। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब हम इसकी उत्पत्ति करते या इसकी प्राप्ति करते। तो मान लेते हैं कि एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, जिसका घनत्व क्या है, T है। अब उसमें एक सिलेंडर ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर के रूप में हम इसको समझेंगे। तो मान लेते हैं एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है, तथा वो जल में x गहराई पे स्थित है, ठीक है। उसकी जो गहराई कैसे है, x गहराई पे एक सिलेंडर है जिसके 3 फलक होंगे, 2 वृत्तीय फलक होंगे जिसको हम P और Q नाम दे सकते हैं, ठीक है, और एक वक्री फलक होगा, ठीक है। तो जो वक्री फलक पे जो द्रव की वजह से लगने वाला दाब का मान क्या होगा, नियत रहेगा, क्योंकि इस दिशा पे लगने वाला दाब इस दिशा पे लगने वाले दाब के बराबर होगा और विपरीत होगा, इसलिए वो क्या होगा, उसका दाब नियत रहेगा, संतुलित रहेगा। लेकिन जो बिंदु P पर जो ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला दाब, ये बिंदु Q पर नीचे से ऊपर की ओर जो लगने वाला दाब, दोनों का मान अलग अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय बल का भी महत्व रहता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच दबांतर जो होता है HDG पे भी डिपेंड करता है, इसलिए दोनों की जो दाब होंगे, दो वृत्तीय फलक P और Q पे, वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अब जो है हम मान लेते हैं कि बेलन की जो ऊपरी पृष्ठ पर द्रव द्वारा आरोपित दाब, बेलन के ऊपरी पृष्ठ, बेलन के ऊपरी पृष्ठ क्या है, P पर द्रव द्वारा आरोपित दाब जो है P1 है, ठीक है। तो दाब जो होगा तरल का जो है किसी गहराई पर दाब का फार्मूला क्या था, हमने एक व्यंजक पढ़ा था जिसके अनुसार दाब का फार्मूला किन किन बातों पे निर्भर करता है, H, D और G। किसी गहराई पर तरल का जो दाब होगा किसी वस्तु पे, तो वो किस पे, ऊंचाई पे, घनत्व पे और गुरुत्वीय त्वरण पे। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना है, x ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ तक बस है पानी, और उसका घनत्व D और गुरुत्वीय त्वरण हो गया G, ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार बेलन के निचले पृष्ठ Q पर द्रव द्वारा आरोपित दाब, ठीक है, ये हो जाएगा बेलन के निचले पृष्ठ Q पर द्रव द्वारा आरोपित दाब। मान लेते हैं वो है कितना, P2। तो P2 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा x प्लस h dg, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई कितना हो गया, x प्लस h हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई का मान x प्लस h बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं बेलन की ऊपरी पृष्ठ पर नीचे की ओर लगने वाला बल, बेलन की जो ऊपरी पृष्ठ पर जो नीचे उसको धक्का देगा, है ना, बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर नीचे की ओर
लगने वाला बल। तो नीचे की ओर लगने वाला बल कौन है? F1 है। F1 का मान क्या होगा? P1 इंटू ए, दाब इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, बल का फॉर्मूला क्या होगा? जहाँ पे वृत्तीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, तो F1 का मान कितना हो जाएगा? एक्स डी जी इंटू ए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसी प्रकार बेलन के निचले पृष्ठ पर ऊपर की ओर लगने वाला बल वो क्या होगा? F2 होगा। F2 का मान होगा P2A तथा P2 का मान है x प्लस एच डी जी इंटू ए। ठीक है, यहाँ है ये F1 है और ये है F2। तो इन दोनों समीकरण में देखने से ये पता चल रहा है कि F2 का मान जो है ज्यादा है F1 से। क्यों ज्यादा है भाई? क्योंकि F1 पे ऊंचाई का मान क्या है? कम है, x दूरी बस है। ठीक है, बाकी मान तो सेम है, लेकिन इसके लिए ऊंचाई का मान या गहराई का मान ज्यादा है, इसलिए जो लगने वाला बल F2 है, जो नीचे से ऊपर की ओर लगेगा वो ज्यादा रहेगा F1 बल, जो ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला बल। ठीक है, अर्थात हम क्या बोलेंगे? बेलन पे क्या लगेगा? ऊपर की ओर लगने वाला परिणामी बल। बेलन पर ऊपर की ओर लगने वाला परिणामी बल। बेलन में ऊपर की ओर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा? हम घटाएंगे F2 को F1 से। ठीक है, परिणामी बल मान लेते F है, जो होगा F2 माइनस F1। ठीक है, तो यहाँ से मानों को रख लेते हैं। F2 का मान क्या है? x प्लस एच डी जी। ठीक है, और माइनस एक्स डी जी। ओ सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हो जाएगा a और एक्स डी जी ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स डी जी ए प्लस में एच डी जी ए माइनस में एक्स डी जी ए। ये कट जाएगा तो बचा क्या? एच डी जी इंटू ए। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? h और a के जगह हम v लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता देंगे कि v बराबर क्या होता है? h इंटू ए। ऊंचाई और क्षेत्रफल क्या होता है? आयतन होता है। तो लगने वाला बल किन किन बातों पे निर्भर करता है? आयतन पे निर्भर करता है। किसके? उस सिलेंडर के आयतन पे, घनत्व, और जी गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यह जो परिणामी बल जो होगा उत्प्लावन बल के बराबर होगा। ठीक है, जो वस्तु को, जो द्रव में डूबा हुआ है, उसको जो ऊपर उठाने में जो बल के बराबर होगा। यह परिणामी बल द्रव के द्वारा उत्प्लावन बल के बराबर होगा। ठीक है, तो उत्प्लावन बल को हम मान लेते हैं एफ डी, मान ले जाएगा वी डी जी। ठीक है, आया समझ में? अब हम मान लेते हैं उत्प्लावन जो बल है किसके बराबर होता है? उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। ठीक है, उत्प्लावन जो बल है वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। उत्प्लावन बल वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। मतलब जो वस्तु ऊपर रहेगा उसके भार में जो कमी आएगा वो उसके उत्प्लावन बल के बराबर होगा। अर्थात बेलन के भार में कमी क्या होगा? बेलन के भार में कमी किसके बराबर होगा? वी डी जी के बराबर। ठीक है, वस्तु के घनत्व, बेलन के आयतन, द्रव का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करेंगे। इसको हम लेते हैं समीकरण 1। लेकिन कोई भी वस्तु जो है द्रव के अंदर अपने आयतन के बराबर क्या करते हैं? पानी का विस्थापन करते हैं। ठीक है, जब कोई भी वस्तु को हम पानी में डालते हैं
तो जितना वो आयतन घेर सकता है उतना पानी को क्या करेगा, उस सतह से हटाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बेलन द्वारा विस्थापित द्रव का भार। तो ये किन किन बातों पे निर्भर करेगा, विस्थापन द्रव का भार कितना होगा, द्रव का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि जब कोई वस्तु को हम पानी में डालते हैं या द्रव में, तो उसका मान कितना होता है, वो द्रव के द्वारा विस्थापन भार के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा, द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं, आयतन इंटू घनत्व, और गुरुत्वीय त्वरण हो गया जी। तो देखो बेलन द्वारा विस्थापित द्रव का भार का मान कितना होगा, VdG, और बेलन के भार में जो कमी है उसका मान भी क्या है, VdG। तो समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, जब कोई वस्तु जो है द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डूबा रहता है तो उसके भार में जो कमी होता है, ठीक है, तो भार में जो कमी होगा उस बेलन द्वारा अपने सतह से जितना बल का विस्थापन किया गया उसके तुल्य होता है। तो भार में कमी किसके बराबर हो जाएगा, बेलन द्वारा ही या वस्तु द्वारा ही द्रव का अपने सतह से विस्थापन के भार के तुल्य होगा। तो इसको व्यवहारिक तौर पे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम तैर रहे हैं नदी पे या तालाब में, तो हम अपने वजन के बराबर कि जल का जब अपने सतह से विस्थापन करेंगे तब हम उसकी ऊपरी सतह पे रह पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम नीचे डूब जाएंगे। अगर जैसे कि लोहे का वस्तु जो होगा वो नीचे डूबने का कारण क्या है कि उसका जो है विस्थापन जो है आयतन के बराबर जो जल के सतह से विस्थापन नहीं कर पाता, इसलिए जो है नीचे जाके वो तली में जाके बैठ जाता है। जो वस्तु ऊपर तैरेगा, उत्प्लावन होगा, उसके लिए क्या है, अपने भार के बराबर जो है द्रव का विस्थापन होना जरूरी है। ठीक है, तो यही क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ठीक है।